सोचिए कि आप एक ऐसे प्लैनेट पे जहाँ पर दिन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि आयरन तक पिघल जाए और रात का टेम्परेचर इतना कम कि हर जगह बर्फ ही बर्फ दिखे। अब इमेजिन करिए कि ये चीज़ एक दिन में 2 बार रिपीट हो रहा है। सोच के ऐसा लग रहा होगा कि ये प्लैनेट का टॉर्चर मोड हमेशा ऑन रहता है। ये कंडीशन है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटे प्लैनेट मर्क्यूरी का। Mercury, the winged messenger. The planet Mercury is shrinking. So if you see Mercury moving across the background stars night to night, and then it slows down, stops, and then goes backwards, that's kind of weird. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्लैनेट का अपना खुद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। ऊपर से इसका ग्रेविटी इतना वीक है कि अगर आप खड़े होकर जंप भी मारोगे तो स्पेस तक आराम से पहुंच जाओगे। बट इतने एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि यहाँ पर एक दिन इतना लंबा होता है कि सनराइज और सनसेट एक दिन में 2-2 बार दिखाई पड़ता है। और ये सनराइज और सनसेट भी ऐसा दिखाई देता है मानो कि एक टाइम लैप्स चल रहा हो। बट मर्क्यूरी की मिस्ट्री के बारे में हमें तब पता चलेगा जब हमें मर्क्यूरी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। ये पता होगा कि अर्थ में मर्क्यूरी का क्या इफेक्ट होता है और इसका ओरिजिन इतना मिस्टीरियस क्यों है। आज के इस वीडियो में हम इस छोटे से प्लैनेट के पीछे छुपे कुछ शॉकिंग बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, बट थोड़ा ट्विस्ट के साथ। मर्क्यूरी जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और हमारे सन के सबसे नज़दीकी प्लैनेट है, उसका नाम रोमन के एक मैसेंजर गॉड के ऊपर रखा गया था जिन्हें हम गॉड ऑफ ट्रैवलर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्काई पर देखने पर यह प्लैनेट बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले बहुत ही तेज़ी से घूमता हुआ दिखाई देता था। मर्क्यूरी को अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए तो वो अर्थ के मून से बस थोड़ा सा ही बड़ा है। इसका मतलब वो अर्थ के मुकाबले 3.5 टाइम्स छोटा है। नाउ हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। मर्क्यूरी का ऑर्बिटल पीरियड 88 अर्थ डेज का होता है जो कि अर्थ के मुकाबले बहुत ही कम है। बट उसका रोटेशनल पीरियड 55 डेज का होता है जो कि अर्थ के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए इसका एक सोलर पीरियड जो कि एक सनराइज से लेकर दूसरा सनराइज का एक टाइम पीरियड है वो 176 डेज तक जाता है। और इसका रीज़न ये भी बताया जाता है कि मर्क्यूरी का ऑर्बिट पीरियड और रोटेशन पीरियड एक लॉकिंग में फेज हो चुके हैं जिसे आज हम 3:2 स्पिन ऑर्बिट रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। इसका मतलब यही है कि मर्क्यूरी अगर सन के अराउंड अपना एक ऑर्बिट कंप्लीट कर रहा है तो वो अपने एक्सिस पर सिर्फ 1.5 टाइम्स ही घूम पाएगा। इसको अगर अर्थ से कंपेयर किया जाए तो अर्थ अगर एक बार अपना ऑर्बिट करता है तो उस समय वो अपना रोटेशन 365 टाइम्स कर चुका रहता है और वहीं मर्क्यूरी सिर्फ 1.5 टाइम्स ही किया रहता है। नाउ ग्रेविटी की बात करें तो मर्क्यूरी का ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले सिर्फ 38% है। इसका मतलब कि अगर आपका वेट 100 kg है अर्थ में तो आप मर्क्यूरी में सिर्फ 38 kg के होंगे और वहाँ पर जंप करने पे भी आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही लाइट वेटेड है और आराम से फ्लाई कर पा रहे हैं। यहीं पर अगर हम मर्क्यूरी के सरफेस की बात करें तो मून की तरह ग्रे कलर का है और क्रेटर से भरा पड़ा है। इन क्रेटर में सबसे बड़ा क्रेटर है कैलोरीज बेसिन जो कि इतना बड़ा है कि पूरा फ्रांस इसमें आराम से फिट आ सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ का टेम्परेचर वेरिएंस इतना ज़्यादा है कि अगर दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है तो रात का टेम्परेचर -110 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिसका वन ऑफ द मेन रीजन है इसका नॉन एक्सिस्टेंट एटमॉस्फेयर। एक्चुअली सही में बोला जाए तो इसका पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है बल्कि एक बहुत ही पतला सा एग्जॉस्फेयर है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम और पोटेशियम से कंपोजिट है। और ये एग्जॉस्फेयर भी इतना पतला है कि माइक्रोमीटरॉइड इम्पैक्ट, सोलर रेडिएशन और मर्क्यूरी के गर्मी की वजह से बार बार रिप्लेस होता रहता है। इंटरेस्टिंगली मर्क्यूरी का एक्सियल टिल्ट सिर्फ 0.03 डिग्री का है, यानी कि यहाँ पर अर्थ की तरह कोई भी सीजन्स एग्जिस्ट नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मर्क्यूरी के पोल्स में कुछ ऐसे क्रेटर्स है जहाँ पर परमानेंट शैडोज है, यानी कि यहाँ पर सन का डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता, क्योंकि इतने एक्सट्रीम प्लैनेट पर ऐसा वाटर आइस प्रेजेंट होना एक्सपेक्टेड नहीं है। मर्क्यूरी के एक और फैसिनेटिंग फीचर है कि इसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये आप लोग को लग रहा होगा कि भाई हर प्लैनेट के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मर्क्यूरी इतना छोटा प्लैनेट है और इतना स्लो रोटेट करता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्ट होना बहुत ही इम्पॉसिबल टाइप का है। इस वजह से हम लोग को ये पता चलता है कि मर्क्यूरी के पास शायद एक सॉलिड कोर प्रेजेंट होगा। इसके अलावा एक और चीज़ बता दो कि मर्क्यूरी के पास खुद का कोई मून्स नहीं है, ना ही खुद का कोई रिंग्स है। और अगर मर्क्यूरी को नेकेड आई से देखना है तो सुबह में सिर्फ सनराइज या फिर शाम के टाइम ही देख सकते हैं,
जब यह होराइजन के पास सन के करीब चमकता है और इसे कभी भी स्काई में ज़्यादा ऊपर नहीं देख सकते। इसीलिए एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स को भी इसे प्रॉपरली स्टडी करना में बहुत मुश्किल आता था। ओके, तो ये हो गया मर्क्यूरी का कुछ बेसिक फैक्ट्स जो शायद कुछ आप लोग को पता होगा और शायद कुछ नहीं भी पता होगा। बट अगर आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लग रहा है तो चैप्टर 2 में बने रहे, क्योंकि ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले मर्क्यूरी का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसे स्टडी करके हमें ये पता चलता है कि इसके पास आयरन निकल का कोर है जो कि प्लैनेट का वॉल्यूम का 57% ऑफ द वॉल्यूम कवर करता है और रेडियली मेजर किया जाए तो 85% ऑफ द रेडियस तक एक्सटेंड करता है। इसके ऊपर एक पतला सा सिलिकेट मैंटल और क्रस्ट है जिसका टोटल थिकनेस 420 किलोमीटर तक का है और लेटेस्ट मॉडल सजेस्ट करता है कि इस कोर में शायद एक सॉलिड इनर कोर भी मौजूद है जो सराउंडिंग लिक्विड आउटर कोर में कन्वेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड जनरेशन के की प्रोसेसेस को ड्राइव करता है। नाउ हम लोग को पता है कि मर्क्यूरी आज भी श्रिंक कर रहा है, जिसका डायरेक्ट सबूत मिलता है इसके ऊपर प्रेजेंट लोबैट स्क्रैप से, जिसे मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने बहुत ही डिटेल से मैप भी किया है। जिसका रीज़न यही बताया जाता है कि इसका कोर ठंडा हो रहा है, जिसका वजह से पूरा प्लैनेट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स और लोबैट स्क्रैप्स आराम से फॉर्म हो पाते हैं। मर्क्यूरी के मैग्नेटिक फील्ड को मैरिनर 10 और मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मेजर किया था, जहां इक्वेटोरियल फील्ड इंटेंसिटी इसका 350 नैनो टेस्ला आ रहा था, जो कि अर्थ का 35,000 नैनो टेस्ला के मुकाबले सिर्फ 1% है, बट फिर भी एग्जिस्ट करता है। अब मैं इस चीज़ को इतना एम्फेसाइज करके इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि पहले साइंटिस्ट को लगता था कि इतने छोटे प्लैनेट में जो कि बहुत ही स्लो रोटेशनल स्पीड है उस पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, बट इसमें 0.2 प्लानिटरी रेडाई का एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट किया गया जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ था। और इतना ही नहीं, मर्क्यूरी के ये मैग्नेटिक फील्ड वीक होने के साथ साथ असिमेट्रिक भी है। इसका मतलब कि प्लैनेट के एक साइड अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो दूसरे साइड मैग्नेटिक फील्ड कम भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मर्क्यूरी का सबसे बड़ा क्रेटर कैलोरीज बेसिन के बारे में, जिसका डायमीटर अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर का है। इसका नाम लैटिन वर्ड से लिया गया था विच इज़ कैलोर, जिसका मतलब होता है हीट, क्योंकि जब इसे डिस्कवर किया गया था तब ये सनलाइट से चमक रहा था। अब ये सबसे मज़ेदार पार्ट है, सुनिए। जब वो एस्ट्रॉयड उस मर्क्यूरी से टकराया होगा जिसका वजह से वो कैलोरीज बेसिन बना है, उस इम्पैक्ट का शॉकवेव इतना स्ट्रांग रहा होगा कि मर्क्यूरी के कोर से ट्रैवल करते हुए वो पूरा ऑपोजिट साइड में जाके इम्पैक्ट किया। और इसी वजह से अगर आप कैलोरीज बेसिन के एकदम ऑपोजिट साइड ऑब्जर्व करेंगे तो एक वियर्ड टेरेन दिखेगा, जिसका नाम एंटीपोडल टेरेन भी दिया गया है। ये एक प्लानिटरी स्केल सेस्मिक फोकसिंग फेनोमेनन का एक रेयर एग्जाम्पल है। तो ये था मर्क्यूरी का कुछ ऐसे फैक्ट जो कि शायद बहुत ही कम लोग को पता होगा। तो चलिए चैप्टर 3 में इससे और भी डिटेल में समझते हैं, बट वहाँ जाने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट प्लैनेट कौन सा है, उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा तो अर्थ है भाई। जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसका पाथ कभी भी परफेक्टली एलिप्टिकल नहीं होता, थोड़ा बहुत ऑफ तो रहता ही है, और इसका क्लोजेस्ट पॉइंट टू सन टाइम के साथ धीमा धीमा शिफ्ट होता रहता है। इसी शिफ्टिंग को हम लोग पेरिहेलियन प्रेसिजन के नाम से भी जानते हैं। अगर सिर्फ न्यूटन के क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करके ये पेरिहेलियन शिफ्ट मर्क्यूरी का मेजर करने जाएंगे तो इसका प्रेडिक्शन 5557 आर्क सेकंड्स पर सेंचुरी निकलेगा। लेकिन जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन किया तो उन्होंने देखा कि मर्क्यूरी का पेरिहेलियन एक्चुअल में 5600 आर्क सेकंड्स पर सेंचुरी शिफ्ट कर रहा है। ये देख के आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे से डिस्क्रिपेंसी के बारे में क्या ही बात करना, बट उस समय न्यूटोनियन फिजिक्स बाकी सब प्लैनेट्स के लिए एक्यूरेट था, सिर्फ मर्क्यूरी के लिए ही बहुत डिफर कर रहा था। इसीलिए साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया कि शायद वहाँ पर एक और प्लैनेट मौजूद होगा मर्क्यूरी के साथ, जिसका नाम उन्होंने वल्कन रखा। बट बहुत साल बीत गए थे और कोई भी प्लैनेट डिस्कवर नहीं हुआ। और फिर एंट्री होता है आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, जो कि ये बताता है कि सन का मास इतना ज़्यादा मैसिव है कि इसके आसपास स्पेस टाइम कर्वेचर फॉर्म होता है, जिसका वजह से मर्क्यूरी का पाथ न्यूटन का प्रेडिक्शन से बहुत ही अलग आता है। ये इफेक्ट बाकी सारे प्लैनेट्स में भी देखने को मिलता था, बट वो बहुत ही मिनिमल था, इसीलिए न्यूटन का फिजिक्स उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। बट मर्क्यूरी में ये चीज़ इसलिए ऑब्जर्व हो पाया क्योंकि वो सन के बहुत ही करीब है। नाउ जैसे कि हमने चैप्टर 1 में बात किया था कि मर्क्यूरी के पास खुद का कोई प्रॉपर एटमॉस्फेयर नहीं है, एक बस पतला सा एग्जॉस्फेयर है जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम से कंपोजिट है।
बट इन सारे एटम्स में सबसे इंटरेस्टिंग बिहेवियर है सोडियम एटम्स का। अब समझते हैं किस लिए। जब कोई माइक्रोमेटेरॉइड मर्क्यूरी के सरफेस से टकराता है तो उसके सरफेस में प्रेजेंट बॉन्डेड सोडियम एटम्स डिटैच कर जाते हैं और इस प्रोसेस का नाम है स्पटरिंग। इस चीज़ के अलावा मर्क्यूरी पर डायरेक्ट पड़ रही सोलर रेडिएशन भी इन एटम्स को और भी बाहर पुश कर देती है, जिसके वजह से सोडियम एटम्स मर्क्यूरी के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाता है और स्पेस में फ्रीली ड्रिफ्ट करने लगता है। ये जो डिटैच सोडियम एटम्स होते हैं वो एक लॉन्ग टेल बनाने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक कॉमेट के पीछे टेल होती है। लेकिन मर्क्यूरी के ये टेल विजिबल नहीं होता नॉर्मल आंखों से। इस टेल का स्ट्रक्चर और विजिबिलिटी तब देखने को मिलता है जब नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस में ये देखा गया था कि सोडियम सनलाइट के अंडर ऑरेंज येलो लाइट को स्कैटर करता है और इसी स्कैटर्ड ग्लो को मेजर करके ये एस्टिमेट किया गया कि मर्क्यूरी का टेल 23 मिलियन किलोमीटर जितना लंबा है। ये डिस्कवरी सिर्फ मर्क्यूरी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि मून और अलग अलग एयरलेस बॉडीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस डिस्कवरी से ये पता चलता है कि इवन विदाउट एन एटमॉस्फेयर वो अपने आसपास के स्पेस को अफेक्ट कर सकता है और एक डायनेमिक पार्टिकल एनवायरनमेंट बना सकता है। मर्क्यूरी का स्टडी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, जो कि ना ही सिर्फ अर्थ को समझने में बल्कि पूरा सोलर सिस्टम को समझने में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने समझा कि मर्क्यूरी के पेरिलोन प्रेसिजन को मेजर करके आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छा से समझा गया। और इतने नहीं, मर्क्यूरी के स्टडी से हमें मून और एस्ट्रॉइड जैसे एयरलेस बॉडीज के सरफेस और स्पेस इंटरेक्शन समझने में मदद करता है। पास्ट में मैरिनर 10 और मैसेंजर जैसे अलग अलग मिशन किए गए ताकि मर्क्यूरी का कोर को, उसके सरफेस को और उसका मैग्नेटिक फील्ड को समझा जा सके। और फ्यूचर में आने वाले मिशन लाइक बेपी कोलंबो मिशन, जो कि नवंबर 2026 में मर्क्यूरी का ऑर्बिट को एंटर कर जाएगा, वो वहाँ के जियोफिजिक्स और एक्सोस्फीयर को स्टडी करेगा। फ्यूचर मिशन विल इंक्लूड सैंपल रिटर्न प्रोपोजल्स, जो कि मर्क्यूरी के इंटीरियर को और भी एक्सप्लोर करने के लिए प्लान्ड है। ये डिस्कवरीज प्लानिटरी फॉर्मेशन और स्पेस वेदर के अंडरस्टैंडिंग को और भी एनहांस करती है। आज हो गया मर्क्यूरी के बाद, आगे हम शायद और भी प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट के बारे में आपको जानना है। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।